नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद गोयल आपका साथी। आज अपने स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे जो अन्य परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएमपी सब्जेक्ट मतलब योजनाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई सी भी राज्य की पीएससीओ और अपने मध्य प्रदेश में अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं स्टार्ट स्टडी अप्रोच के साथ। अपन जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी, उसकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, बहुत कम समय बचा। अधिक से अधिक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 100 क्वेश्चन डे के लगाइए। इस तरह आपके जो प्रैक्टिस है वो अधिक बेहतर बनती जाएगी, आपके जो अंक है वो बढ़ने में मदद होंगे। तो आप आइए अपना इसमें महिला सुपरवाइजर में 4 खंड दिए गए। अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो प्रबंधकीय गुण है, जो तीसरे खंड में दिया गया। अंक इसके 45 नंबर है। आसानी से आप इसको स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें जो सिलेबस दिया उसमें ऑलरेडी अपन 3 यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट पुराने 2 वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं। आइए अपन आज पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 2 का है। यूनिट 2 का है पंचवर्षीय योजनाओं में विकास। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान लगा के थोड़ा पढ़िएगा। पंचवर्षीय योजना में विकास भारत के संदर्भ में। पुरानी अपनी थोड़ी सी इसके पहले की बात कर लेते हैं कि अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लाना क्यों आवश्यक हुआ। जैसा कि आप मानते ही कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। वो एक ब्रिटिश कंपनी थी। यहाँ पे जो उनका व्यापार करने आई थी। और ये अपनी थोड़ी हिस्ट्री है, इसका ध्यान में रखते हो, क्योंकि अपने को प्राचीन हिस्ट्री पता नहीं होगी या हिस्ट्री पता नहीं होगी तो अपन आगे के थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है जो व्यापार के मकसद से आती है। परंतु 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, उसके उपरांत जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे लागू हुआ तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे राजाओं को भारतीय राजाओं को पराजित कर, यहाँ के नवाबों को पराजित कर, यहाँ पे अपना कानून व्यवस्था स्थापित करना प्रारंभ कर दी। उसके बाद यहाँ पे भारत में अंग्रेजों के द्वारा 200 साल राज किया गया, जिसके द्वारा भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। यहाँ पे भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया थी। क्यों थी? क्योंकि भारत में अधिक धन संपदा, बहुत सारे धन संपदा, मसाले, बहुत सारे व्यापार, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में बहुत बड़ा नाम था भारत। जब अंग्रेज भारत से गए तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में भारत का योगदान था सिर्फ 2% रह गया, और इसके पहले बहुत अधिक था जो 2% पे आके सीमित रहेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं कि अपने अंग्रेजों से देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। देश आज़ाद हो गया। अपना देश नया नया था। नया क्यों है? क्योंकि अपन घर का उदाहरण लेते हैं। मैं अधिकांश उदाहरण जो आपके पारिवारिक मामलों से देता हूं क्योंकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। आपके घर का उदाहरण लेते हैं। अचानक से आपका घर बहुत दूसरे मतलब सुचारू रूप से चल रहा था, यहाँ पे बहुत आर्थिक तंगी आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लूटपाट मचाई गई। यहाँ पे गरीबी और बहुत सारी जो अपनी सूखा पड़ने लगा, बाढ़ वगैरह प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारा प्रभावित कर रही थी। अधिकांश सूखा पड़ने से यहाँ पे थोड़ी गरीबी आने लगी, जहाँ कि यहाँ के किसानों के पास समृद्ध जो अपनी फसल उगाने की जो पद्धतियाँ थी वो भी बदलना पड़ी, क्योंकि सूखा बहुत अधिक पड़ रहा था। तो इस कारण फिर अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे परिवार को सुचारू रूप से चला रहा है, उसके पास धन भी है, संपदा भी है, पर उसके पास से धन संपदा अचानक से चले जाए, खत्म होने समाप्ति पे हो, और वो अपने को बोल दे कि आपको जैसे आप बड़े बेटे हो घर के, तो आपको बोल दे कि आपको घर आप सुचारू रूप से आपको चलाना। अचानक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। ना आपके पास पर्याप्त धन है, ना कुछ है, ना संसाधन है,
बस आपको एक घर दे दिया गया, ऐसे ही अपना देश था कि आपको एक देश दे दिया गया, उसको संभालना, अच्छे से संभालना, उसको सुचारू रूप से आगे चलाना। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। सामाजिक स्थिति लोग अंग्रेजों को द्वारा बहुत खराब कर दी गई थी, क्योंकि उनका नारा था कि फूट डालो और राज करो। लोगों को उनने भड़काया और एक दूसरे के साथ मतलब उनको अलग करने में पूर्ण सहयोग उनने प्रदान किया कि लोगों को भड़काया जाए और उनको अलग कर दिया जाए। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत और दो डोमिनियन राष्ट्र मांगने की बात चल रही थी, पर नहीं, पूर्ण स्वराज अपने को दो दो देशों के मध्य मिला, एक पाकिस्तान और एक भारत। जो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था और 15 अगस्त को भारत। और इसकी जो जो अपना नेतृत्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संभाला गया। उस समय वही घर के बड़े बेटे की तरह अपने देश को सुचारू रूप से चला रहे थे। क्यों? क्योंकि ना धन था, ना कुछ अपने पास बचा हुआ था, आर्थिक संकट भी बहुत ज़्यादा, और फिर प्राकृतिक रूप से भी अपन पिछड़ चुके थे। तो आइए, अपना देश आज़ाद हो चुका है 15 अगस्त 1947 के उसके उपरांत देश में कानूनी व्यवस्था को भी अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। तो इसके उपरांत फिर देश में कानून की व्यवस्था लाई गई, जो 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर क्यों बोल रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार हो चुका था, पर लागू नहीं हुआ था। उसको अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मार्पित कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो चुका था, पर लागू करने की अभी तारीख नहीं आई थी, लागू करना उसके बाद था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसका एक रीज़न था 1930 से। 1930 में 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस द्वारा अपने देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया। चलते आगे, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। हर 5 साल में इसका निर्माण किया जाना था, 5 साल तक इसका जो भी देखरेख की जानी थी। और इसका केंद्र के द्वारा इसको लागू किया जाना था, कि केंद्र इस पे निगरानी रखती थी, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार इसको लागू रखती थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू की सरकार में आया था। यह एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में लाया गया था। फर्स्ट केंद्रीकृत और एकीकृत योजना थी, केंद्रीकृत और एकीकृत योजना थी। आइए अपन इसकी ये देख चुके अपन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, अब ये अपने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप सोच रहे हो कि इतना ये छोटी क्लास है, पर इसको तैयार करने के लिए पूरे जो होशो हवास में मुझे ये पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, इसलिए पूरी मेहनत लगती है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। जो इसकी शुरुआत हुई थी जोसेफ स्टालिन ने 1928 में, सोवियत संघ से फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। सोवियत संघ में, भारत में नहीं की गई थी, सोवियत संघ में इसकी स्टार्टिंग की गई थी जोसेफ स्टालिन द्वारा 1928 में। इसी को फिर अनेक देशों ने अपनाया, इसके बाद चीन ने अपनाया, उसके उपरांत अपने भारत देश ने अपनाया। ठीक है, भारत देश ने क्यों अपनाया ये तो आपको पता चल गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने को, अपना देश का पूरी संपदा लूटकर विदेशों में ले जा चुके थे। अपने देश के पास कुछ भी नहीं बचा था। देश के किसानों की हालत आत्महत्या तक आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि रियायतवाड़ी प्रथा, इन सब प्रथाओं को थोपा गया था अपने ऊपर। जो नील की खेती है उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपा था। फिर चाय की खेती, चाय के बागान बनाना है। अपने जो किसान थे वो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते थे, अंग्रेजों के द्वारा ही उनको
जो फसलों को दिया जाता था उनको ही उगाना पड़ता था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। पंचवर्षीय योजना में विकास भारत के संदर्भ में। भारत ने 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की योजना बनाई। प्रत्येक योजना के विशिष्ट उद्देश्य और प्राथमिकताएं थी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे चलते हैं इसमें। पंचवर्षीय योजना अवधि उद्देश्य। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि उसका आप सन याद रखें, पहली भी याद रखें और उस कौन सी है, उसका सन कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कृषि विकास, सिंचाई और बिजली उत्पादन। अब प्रारंभ कृषि से ही क्यों किया गया, इसका मैं आपको उद्देश्य बताता हूँ कि कृषि से ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 54, अभी वर्तमान में 54% और प्रारंभ में 60-70% यहाँ पे कृषि पर आधारित लोग जीवन अपना व्यतीत करते थे। इसलिए कृषि को महत्वपूर्ण स्थान देकर उसका विकास करना बहुत ज़रूरी था। तो कृषि विकास, सिंचाई, अगर अच्छी सिंचाई नहीं होगी तो किसान अच्छे उत्पादन कैसे लागू कर सकता है, ला सकता है। इसलिए सिंचाई को भी और बिजली का भी इसमें प्रावधान किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक। औद्योगिक, कृषि को अपन ने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, उसके ही औद्योगिक रूप से अपने जो भारतीय उद्योग है उनका निर्माण करना और उनका विकास करना। भारतीय उद्योग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश से अपने आप औद्योगिक उद्योग के लिए आई थी, पर उन्होंने अपने ऊपर राज करा था। कुछ समय पहले ही अपने को आज़ादी मिली थी, अपने लोग डरे हुए थे कि ऐसा नहीं हो कि वापस से ये लोग अपने ऊपर आके उद्योग के नाम से अपने ऊपर वापस राज करने लग जाए। इसलिए भारतीय उद्योगों को अधिक विकसित करने और उनका उपयोग करने के लिए ये योजना लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। जैसा कि आपको पता है भारत भूखमरी से गुजर रहा था। वर्तमान समय में भी बिहार राज्य की बात करता हूँ मैं, बिहार में 100 लोगों में से आज भी 40 लोग रात को खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते। 40% इस गरीबी है बिहार में। भारत में भी इतने ही, लगभग इतना ही आंकड़ा है। और डेटा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जो आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें डेटा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आपको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। भूखमरी अपने आप फैलती जा रही थी, इसलिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। कृषकों को बोला गया कि अपन खाद्यान्न को बढ़ावा दे सके। आज अपने देश में इतना खाद्यान्न होता है फिर भी यहाँ पे भूखमरी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि उसका एक निश्चित रोटेशन नहीं है और उसकी एक निश्चित प्लानिंग नहीं है कि कैसे लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में समाप्त हो चुकी थी। 1966 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1969 में। 1969 से 1974 तक। तो बीच का समय कहाँ गया? बीच के समय में कोई योजना नहीं बनी, पर उसमें योजना के तरफ ये योजना काल माना गया 1966 से 1969 तक। योजना काल था थर्ड योजना की दयनीय विफलता के बाद। ये खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी भी अपन देश आत्मनिर्भर नहीं है और यहाँ के लोग बाग गरीबी और बेरोजगारी की शिकार बन चुके हैं। यहाँ पे अभी भी खाने को 40% भूखमरी है। तो इसलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना देश में दयनीय रूप से विफल हो गई। योजना अवकाश प्रारंभ कर दिया गया। इसमें सोचा गया कि और क्या प्लान अपने को सुधारने को मिले, इसलिए 1966 से फिर 1966 और 67 में देश में भयंकर सूखा पड़ा, सूखे की समस्या आ गई। इसलिए ये इस समय को थोड़ा योजना काल बोल के थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब लोग एक दूसरे से, मतलब उस समय अंग्रेजों ने अपने बीच में इतना फूट डाला कि लोग एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखने लगे, जातियों धर्मों के प्रति। तो उसमें सामाजिक न्याय, लोगों के जो उच्च, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश की गई। गरीबी उन्मूलन किया गया, गरीब लोगों को योजनाओं के तहत बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, आगे चलते पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979। गरीबी उन्मूलन, इसमें भी गरीबी उन्मूलन बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए इसमें आगे चल के भी इसको अपनी अगली पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। गरीबी उन्मूलन, फिर रोजगार सृजन, क्योंकि लोग बाग सिर्फ खेती पे निर्भर नहीं रह सकते, उनको और अधिक रोजगार सृजन करने की आवश्यकता था। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में, सरकारी जॉब में
बहुत सारी योजनाएं लागू करने की जरूरत थी, इसलिए रोजगार सृजन किया गया। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। फिर 1979 के बाद 1980 और 85 में, छठी पांचवी के बाद रोलिंग प्लान आया था 1978 में, 1978 से 1980 तक। इसमें जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। इस समय पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया। इसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। फिर 1978 से 1980 तक छठी पंचवर्षीय योजना जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई, पर उसको फिर कांग्रेस ने उसका उन्मूलन कर दिया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे चलते अपन। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, रोजगार सृजन, उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता, कृषक में जो उत्पादकता हो रही थी, जो औद्योगिक के द्वारा उत्पादकता हो रही थी, उनकी उत्पादकता में वृद्धि, क्योंकि देश की इस समय तक देश में बहुत सारी जनसंख्या विस्फोट हो चुका था। जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही थी, लोगों में खाने की दिक्कत हो रही थी, इसलिए रोजगार सृजन करना भी था और उत्पादकता में वृद्धि करना भी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच। मानव विकास, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब इसके बीच की एक कहानी बताता हूँ। हमारा देश भयंकर आर्थिक तंगी में चल रहा था, खतरनाक। इतनी अपनी आर्थिक तंगी आ चुकी थी कि अपने पास सिर्फ 7 दिन का घर में जैसे 7 दिन का राशन बचा रहता और अपने ऊपर कितनी वो समस्या आने लग जाती, ऐसे ही देश के पास सिर्फ 7 दिन के लिए पैसा बचा होता। धन संपदा कितनी बची थी कि 7 दिन देश सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद देश पूरा खत्म हो जाता, देश के ऊपर दूसरा आक्रमण कर देते, बाहरी आक्रमण। पाकिस्तान भी अपने ऊपर आक्रमण कर देता, तो अपने पास कुछ भी नहीं, सेना के अलावा, हथियारों के अलावा अपने पास धन नहीं था। चीन चाहता तो आक्रमण कर सकता था। और इसी के उपरांत महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने विदेशों में अपना जो धन था, मतलब अपने पास जो बचा था कुछ धन था, उसको गिरवी रख के विदेशों से लोन लिया, पैसे लाए विदेश से, क्योंकि अपने देश को सुधार किया जा सके। फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो स्कीम थी उनको स्टार्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उससे पहले जो लाइसेंस, कोई भी उद्योग स्टार्ट करना था, उसके लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। इतनी कठिन थी कि हर कोई आम व्यक्ति उसके लिए लाइसेंस नहीं ले सकता था। तो उसको उदारीकरण कर दिया गया कि उस लाइसेंस में बहुत सारी छूट दे दी गई, निजीकरण कर दिया गया। सरकार के द्वारा, सरकार जब काम को सुचारू रूप से चला नहीं रही थी, तो उसमें प्राइवेट लोग जो पार्टनरशिप में लाए गए, किसी का उसमें शेयर रखा गया कि 50% अपने सरकार का होगा, 50% निजी शेयर होगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उसमें जैसे वैश्वीकरण में क्या कहा, देश से विदेशों से आपसी संबंध को मजबूत किया गया। फिर विदेशों से कंपनी को भारत में लाया गया कि आप हमारे यहाँ रोजगार के सृजन स्थापित कीजिए और रोजगार सृजन कीजिए और अपने देश को, हमारे देश को थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। ये देन किसकी थी? अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इस समय अपन बहुत ही गरीबी की हालत में जा चुके थे। 7 दिन का अपने पास धन संपदा बची हुई थी, इससे देश को उभारा और आगे चल के वो भारत के महान प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नौवीं अपनी पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। सामाजिक न्याय में आपको समझा चुका हूँ कि समाज के प्रति न्याय, समानता के साथ विकास। समानता के देश में विभिन्न जाति धर्मों, लोगों के जाति धर्म संस्कृति के लोग अपने भारत में रहते हैं। विभिन्न कल्चर है यहाँ का, विभिन्नता में एकता है, इसलिए समानता के साथ विकास करना बहुत जरूरी हो चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। समावेशी विकास। समावेशी मतलब समग्र, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आपने नारा सुना होगा, ऐसा ही समावेशी विकास। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि आज भी अपन प्लान करके गरीबी उन्मूलन को वापस से जोड़ा जाए। ये अभी अपनी रीडिंग कर रहे हैं, इसमें 3 से 4 बार आ चुका है, पुनः गरीबी उन्मूलन आ चुका है, क्योंकि गरीबी को ख़त्म करना आसान काम नहीं है, थोड़ा कठिन काम है। रोजगार सृजन करना के जैसे देश में युवा बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार की कमी होती जा रही है, देश में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इस समय तक देश में
जनसंख्या का विस्फोट हो चुका था, तो इसलिए तीव्र और अधिक, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने थे, इसलिए तेज इसका समावेशी विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। 2012 से 2017 तक तीव्र, सतत और अधिक समावेशी, सतत मतलब लगातार लगातार चलने वाली योजनाओं का सृजन किया गया और अधिक समावेशी विकास की स्कीम लाई गई। ठीक है, इसके बाद योजना को नहीं लाया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और योजनाओं को प्रारंभ में लाने का काम कौन करता था? योजना आयोग। पर जब से नीति आयोग अस्तित्व में आया, इसका दारोमदार नीति आयोग के अंडर आ गया। अब योजना आयोग जो था सिर्फ केंद्र को रिप्रेजेंट करता था, पर नीति आयोग ने अपने राज्यों का भी प्रतिनिधित्व लेना प्रारंभ कर दिया और योजनाओं में राज्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया। इसी के तहत नीति आयोग ने इसको सुचारू रूप से आगे चलाया और इसका जो अध्यक्ष रहता पदेन प्रधानमंत्री रहता। प्रदेन का मतलब रहता है कि जो उस समय प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुना गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो ये इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे। इसके पहले मनमोहन सिंह थे, तो वो रहते थे। जो भी प्रधानमंत्री जैसे ही चेंज होगा, तो इसका ऑटोमेटिकली पद, जो अध्यक्ष का पद है, जो आने वाले प्रधानमंत्री उनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एक उपाध्यक्ष रहता है और एक कैबिनेट मंत्री रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी आज का सेशन समाप्त होता है। हमारी एजुकेशन सामग्री के लिए आप स्टार्ट स्टडी अप्रोच, जो हमारा यूट्यूब चैनल है और इसकी एक एप्लीकेशन भी है, उस पर जाके आप स्टडी मटेरियल में जाके इस पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी दिए गए हैं, वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं तो आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा ही सही, बहुत कम समय बचा आपकी तरफ से। आप 100% एफर्ट लगाइए, ज़रूर आप सिलेक्ट होंगे। मेरी आप शुभकामनाएं आपके साथ। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक दिन में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा सकते हो लगाइए, क्योंकि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन भी लगाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जितने समय में लगाओ पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप 10 दिन में 100 क्वेश्चन भी लगाते हो तो 10 दिन में आप 1000 क्वेश्चन लगा दोगे। 1000 क्वेश्चन में से आपको सामने सामने क्वेश्चन देखने की उम्मीद बढ़ जाती है और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने स्टडी नहीं की है। स्मार्ट का मतलब यही रहता है कि आप क्वेश्चन के द्वारा जितनी रीड कर सके रीड करो, उसके द्वारा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी स्टडी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हम स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ आपके सामने आए हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने जो भी ये पंचवर्षीय योजना, कोई महिला सुपरवाइजर, उसके लिए नहीं, आने वाली सभी एसआई की वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आ रही है, चाहे रेलवे बोर्ड हो या एमपीपीएससी बोर्ड हो, यूपीएससी बोर्ड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अपना मैं आज की क्लास का सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।